चांद छुपा बादल में। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा। इन सुपरहिट गानों को अपने संगीत से सजाने वाले इस शख्स ने 90s के आखिर में हिंदी फिल्मों में बतौर म्यूजिक कंपोजर धमाकेदार एंट्री की और अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। झोंका हवा का आज भी। इन्होंने इंडस्ट्री का आज तक का सबसे पॉपुलर ब्रेकअप सॉन्ग दिया, तो वहीं इनके बनाए एक गाने को सुनकर आज भी सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों का म्यूजिक देने वाले इस म्यूजिक कंपोजर को इनके पिता फिल्मों का हीरो बनाने का झांसा देकर मुंबई लाए थे। क्या आप मानेंगे कि एक से बढ़कर एक हिट म्यूजिक देने वाले इस कंपोजर पर अपने ही स्टूडेंट को धोखा देकर उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप लगे, जिससे आहत होकर उस लड़की ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश भी की थी। चल चल मेरे संग संग और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए एक हिंदू फीमेल सिंगर का धर्म परिवर्तन करा के उससे शादी कर ली और अपनी पहली बीवी और 4 बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी। और क्या आप सोच सकते हैं कि आरोपों के मुताबिक अपना मेहनताना मांगने पर इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने एक असिस्टेंट को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मारपीट के एक मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले इनके बेटे के साथ तो उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। तो कौन है ये फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जिनका फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज से नाता रहा है? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। अलबेला सजन आयो रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सैड, रोमांटिक, डांसिंग, हर तरह के बेहतरीन गाने दिए। है इश्क खता है इश्क सजा है इश्क बला। साथ ही ये इतने विवादों का हिस्सा रहे कि इन्हें कंट्रोवर्सी किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार की। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है इस्माइल दरबार और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। इस्माइल दरबार का जन्म 1 जून 1964 को गुजरात के सूरत में हुआ था। इनके पिता का नाम जनाब अहमद दरबार और मां का नाम जैतून बीवी दरबार था। बताते हैं कि इनके पिता भी बहुत शानदार सक्साफोन बजाते थे। रफी साहब की आवाज में बहुत लोकप्रिय हुए गीत ये दुनिया उसी की जमाना उसी का में उन्होंने ही सक्साफोन बजाया था। ये अलग बात है कि इसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। इस्माइल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सूरत में ही हुई, लेकिन पढ़ाई में इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। इसी कारण बड़ी मुश्किल से 5वीं की परीक्षा पास करके इन्हें 6ठी में एडमिशन मिला। इनके पिता मुंबई में रहते थे और वहीं पर अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा किया करते थे। इधर इनकी मां को दिख रहा था कि इस्माइल के लिए आने वाले कल की चुनौतियां बढ़ रही हैं और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि लाख जोर जबरदस्ती करने के बावजूद इसका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा। इसलिए एक दिन मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर इन्हें खुद से दूर करने का फैसला कर लिया और पति से कहा कि बेटे को साथ मुंबई ले जाएं। हालांकि इनके पिता खुद भी एक तरह से मुंबई में संघर्ष ही कर रहे थे और उनके पास भी खुद के रहने के लिए कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। इसके बावजूद उन्हें पत्नी की बात समझ आ गई और उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन अब एक परेशानी ये भी थी कि 12 साल के इस्माइल को मुंबई ले जाने के लिए कैसे मनाया जाए।
तो इसके लिए पिता ने एक प्लान बनाया और बताया कि इन्हें मुंबई हीरो बनाने के लिए ले जा रहे हैं। मां से अलग होने का फैसला इस्माइल के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन हीरो बनने का सपना आंखों में लिए इन्होंने भी हामी भर दी, क्योंकि ये बचपन से ही अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के फैन थे और अब उनसे मिलने की उम्मीदें जग रही थीं। इस्माइल सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर इनके पिता इन्हें लेकर पंडित राम प्रसाद शर्मा के पास गए, जो कि संगीत के अच्छे जानकार थे। उनके बेटे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि दोनों दोस्त थे। इस्माइल को पंडित रामप्रसाद शर्मा के पास ये कहकर ले जाया गया कि अगर इन्हें हीरो बनना है तो पहले संगीत सीखना पड़ेगा। 12-13 साल के इस्माइल ने पंडित रामप्रसाद शर्मा और उनके बेटे प्यारेलाल जी के भाई गणेश शर्मा से वायलिन सीखना शुरू किया। वहां संगीत सीखने आने वालों में जाने माने अभिनेता मनोज कुमार के बेटे और रीना रॉय की बहन भी शामिल थीं। इन नामचीन लोगों को देखकर इन्हें लगा कि अब चाहे जो हो, इनके अभिनेता बनने का रास्ता साफ है और इन्होंने संगीत सीखने को एक्टिंग की पहली सीढ़ी मानते हुए गंभीरता से वायलिन सीखना शुरू कर दिया। यह सिलसिला करीब 12 साल तक चला। बीच बीच में जब इन्होंने अपने पिता से पूछा कि एक्टिंग का क्या हुआ, तो इन्हें दिलासा दिया गया कि बस इसके बाद एक्टिंग की ही बारी है, थोड़ा और इंतजार कर लो। आखिर में करीब 25 साल की उम्र में इस्माइल को समझ आ गया कि इन्हें झांसा दिया गया है, मौजूदा ट्रेनिंग का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तब तक इस्माइल बड़े हो चुके थे और इनका मन संगीत में अब पूरी तरह से रमने लगा था। एक कैथोलिक टीचर से वायलिन की बारीकियां सीखने के बाद इन्होंने कुछ कार्यक्रमों में परफॉर्मेंस भी दिया और काफी मजा आया। लेकिन समय के साथ साथ इस्माइल ने तय कर लिया कि ये किसी जाने माने संगीतकार की ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक म्यूजिशियन बनकर नहीं रहेंगे और एक दिन आग में घी डालने का काम किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक रोज रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने इस्माइल को टोक कर ये कह दिया कि इन्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। इस्माइल को अपनी संगीत साधना पर खड़े किए गए सवाल से ज्यादा बुरा ये लगा कि इनसे कमतर कलाकार उस रिकॉर्डिंग में बजा रहे थे। गुस्से में इस्माइल दरबार महबूब स्टूडियो से बाहर आ गए। कसम खा ली कि अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बराबरी का काम करके उन्हें दिखाएंगे। बराबरी का काम यानी फिल्मों में संगीत देना। उन्हीं दिनों संजय लीला भंसाली अपनी पहली फिल्म खामोशी डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म का संगीत तैयार कराने के लिए जब जब संजय लीला भंसाली जतिन ललित के पास स्टूडियो में आते थे, उन्हें लगता था कि ऑर्केस्ट्रा में बैठा एक कलाकार उन्हें घूर रहा है। संजय को घूरने वाले ये कलाकार इस्माइल दरबार ही थे। इस्माइल दरबार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय लीला भंसाली तब तक इस्माइल दरबार को जानते तक नहीं थे। यहाँ आपको बता दें कि इस्माइल दरबार ने इस फिल्म के लिए बैकग्राउंड में वायलिन बजाया था। जतिन ललित के अलावा इस्माइल दरबार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और बप्पी दा जैसे बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के लिए बतौर वायलिनिस्ट काम किया। इसके करीब 3 साल बाद संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम डायरेक्ट कर रहे थे। संजय इसमें कुछ नया करना चाहते थे। कहीं से घूमते फिरते उनके पास इस्माइल दरबार का रेफरेंस पहुंचा और उन्होंने इस्माइल को फोन किया। इस्माइल के मन में इस बात का डर था कि अगर उन्होंने ये बता दिया कि इन्होंने खामोशी में ऑर्केस्ट्रा में बजाया है तो संजय इन्हें खारिज कर देंगे। इस्माइल दरबार को लग रहा था कि एक म्यूजिशियन को म्यूजिक डायरेक्टर बनाने का रिस्क संजय लीला भंसाली शायद ही लेंगे। हालांकि इस्माइल दरबार संजय से मिलने पहुंचे और उन्हें कुछ गाने सुनाए। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने इनसे कहा कि कुछ नया सुनाने के लिए है क्या। इस्माइल की आदत थी कि ये किसी भी सिचुएशन पर 1-2 गाने से ज्यादा नहीं सुनाते थे, तो इन्होंने संजय लीला भंसाली को हम दिल दे चुके सनम का टाइटल ट्रैक सुनाया। संजय ने एक बार उसे सुना, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार सुनाने को कहा। इसके बाद की कहानी इतिहास बन गई, क्योंकि संजय ने इन्हें मौका दे दिया और उत्साह से भरे इस्माइल दरबार ने हम दिल दे चुके सनम के लिए बेहतरीन संगीत तैयार किया। आँखों की गुस्ताखियाँ। केके की आवाज में इस फिल्म का गाना तड़प तड़प कर जब इन्होंने संजय को सुनाया, तब वो इसे सुनकर रोने लगे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की।
और फिल्म के म्यूजिक रिलीज होने के बाद इस गाने ने श्रोताओं को भी खूब रुलाया। गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाई। इस फिल्म का म्यूजिक उन दिनों लोगों के बीच बेहद पसंद किया गया। साथ ही इसके लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल। अगले साल 2000 में इन्होंने फिल्म तेरा जादू चल गया के लिए म्यूजिक दिया। हालांकि फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, पर इनके संगीत को दर्शकों ने पसंद किया। अरे कह गए भैया पीर फकीर आगरे में है मशहूर। साल 2002 में इनके संगीत से सजी 3 फिल्में रिलीज हुईं, शक्ति द पावर, दीवानगी और देवदास। प्यार से प्यारे तुम हो सनम, जितना फिल्म देवदास के संगीत में एक बार फिर से वही हम दिल दे चुके सनम वाला जादू देखने को मिला और इस फिल्म के गीतों ने धमाल मचा दिया। फिल्म के गाने डोला रे डोला डांसिंग नंबर ने तो पूरे देश में धूम मचा दी और साथ ही इस फिल्म ने म्यूजिक के लिए कई अवार्ड भी अपने नाम किए। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई और फिल्मों को संगीत दिया, लेकिन कोई भी फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास वाला जादू नहीं चला पाई। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। इनमें से कुछ फिल्में रहीं बाज, अ बर्ड इन डेंजर, किसना द वॉरियर, महबूबा, गुरु दक्षिणा आदि। तू मुझको मिलती है हर बार नई लगती है, कभी बेहद शर्म। तो अगर ध्यान से देखें तो हम दिल दे चुके सनम और देवदास इन 2 फिल्मों के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक भी हिट एल्बम या कोई भी हिट सॉन्ग नहीं दिया। चलिए अब बताते हैं इस्माइल दरबार से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस समय इस्माइल दरबार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी इनकी पत्नी से इनकी खटपट शुरू हो गई। बता दें कि इनकी पहली शादी फरजाना नाम की एक महिला से हुई थी, जिससे इन्हें 4 बच्चे पैदा हुए। लेकिन फरजाना से निकाह में रहते हुए इस्माइल दरबार प्रीति सिन्हा नाम की एक सिंगर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला बैठे। प्रीति सिन्हा ने विवेक ओबेरॉय की फिल्म किसना में गाने गाए थे और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी। इस्माइल दरबार ने बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए पहले प्रीति को इस्लाम अपनाने को कहा और उनके कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम आयशा रखकर उनसे निकाह कर लिया। इस निकाह के खिलाफ फरजाना ने प्रोटेस्ट किया और सड़कों पर उतर आईं। मुंबई में जहां इस्माइल दरबार रहते थे, फरजाना सैकड़ों औरतों के साथ वहां जा पहुंची। इन सभी औरतों के हाथ में बैनर पोस्टर थे जिस पर तड़प तड़प के इस दिल से हाय निकलती रही लिखा था। फरजाना का कहना था कि इस्माइल दरबार ने दूसरी शादी कर ली है और उन्हें और उनके बच्चों को एक चौल में रहने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने घर खर्च के लिए जो चेक्स दिए थे वो भी बाउंस हो गए हैं। यही नहीं, फरजाना ने इस्माइल दरबार पर अपने और बच्चों के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए और इनके खिलाफ मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी। ये कंट्रोवर्सीज यही नहीं रुकी। इसी दौरान इस्माइल दरबार का करियर भी ढलान पर आ गया था, क्योंकि तब ये काम में कम और विवादों में ज्यादा वक्त देने लगे थे। हालांकि आगे ये रियलिटी शो में जज बनने लगे और इसी दौरान सारेगामा के भी जज बने। दिलेर पाजी नमस्कार। मेरा बहुत अरमान है कि एक कोई ऐसा भड़कता गाना आपके साथ करूं मैं तो मजा आ जाए। जब भी आप कहेंगे, जब भी। इस शो में एक कॉन्टेस्टेंट आई पूनम यादव, जो कि एक बहुत गरीब परिवार से थी। ये एक टेलीफोन बूथ पर 600 रुपए महीने पगार पर काम करती थी और जब वो इस शो में आई तो इस्माइल दरबार ने उन्हें अपने साथ रखकर ग्रूम किया और उनके करियर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली। ये गाना मेरे दिल को बहुत छू रहा था और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात वही लगी कि जो तूने, जब भी ये गाना लोग सुनेंगे तो मेरी इस बात को जरूर नजर में रखना, इसने जब भी बोला है कि तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। इस शो के बाद भी इस्माइल दरबार पूनम यादव के संपर्क में रहे और दोनों मिलते रहे।
लेकिन एक बार ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया कि पूनम ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है। पूनम के एक दोस्त ने मीडिया को बताया, पूनम की मां ने कहा कि उसने सिरदर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसने गलती से अपनी मां की ब्लड प्रेशर और अस्थमा की दवाइयां खा लीं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पूनम ने नींद की गोलियों की बड़ी मात्रा खा ली थी, जो उसकी जान को खतरे में डालने के लिए काफी थी। ऐसा नहीं कि उसने 1 या 2 नींद की गोलियां खाई हों। यह सब कुछ खत्म करने के प्रयास का स्पष्ट मामला है। जाहिर तौर पर पूनम के इस प्रयास के पीछे का कारण उसका 6 महीने पहले हुआ गर्भपात है। हमने ये भी सुना है कि कुछ हफ्ते पहले पूनम और इस्माइल को वाराणसी में किसी उत्सव में एक साथ देखा गया था। पिछले साल पूनम ने मुझे बताया था कि इस्माइल दरबार ने उसे मुंबई में एक फ्लैट दिलाया है और वो मुंबई में शिफ्ट होने जा रही है। वो काफी आशावादी थी क्योंकि उसने सोचा था कि वो एक पार्श्व गायिका के रूप में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। अंततः उसे एहसास हुआ होगा कि उसका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जब इस्माइल से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया, पर बाद में कहा, मुझे 1 घंटा पहले लखनऊ से किसी ने फोन कर इस बारे में बताया था। मैं दिवाली के बाद से पूनम के संपर्क में नहीं हूँ। मैं पूनम से शो के बाद मिला भी नहीं और मुझ पर लगाए गए ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बाद में पूनम भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने भी इस्माइल दरबार जैसा ही बयान दिया कि ये सारी बातें गलत और कोरी अफवाह हैं। ये 2008 के आसपास की बात है और ये वही समय था जब इस्माइल दरबार एक कंट्रोवर्सी से निकलते तो दूसरी में पड़ जाते। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। दरअसल जब AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर इनाम मिला तब इस्माइल दरबार ने बयान दिया कि लिख कर ले लो, ये अवार्ड AR रहमान को मिला नहीं है बल्कि उन्होंने ये खरीदा है। आजकल पैसों से क्या कुछ नहीं होता है, मुझे पता है ये अवार्ड खरीदा गया है। AR रहमान ने इस बात को झूठ बताया और बाद में जब बात ऑस्कर एकेडमी तक पहुंची तो उन्होंने इस्माइल को चेतावनी दी कि उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे कि आप कैसे बिना सबूत एकेडमी अवार्ड पर मीडिया में उंगली उठा सकते हैं कि ये बिकाऊ है। इसके बाद इस्माइल दरबार ने अपने बयान को वापस ले लिया और कहा कि मैंने कभी नहीं कहा है कि एकेडमी अवार्ड्स बिकते हैं। ये बात सिर्फ मैंने इसलिए कही कि AR रहमान, जिनका म्यूजिक इन दिनों लो क्वालिटी का आ रहा है, वो अपने म्यूजिक पर फोकस करें और मेरी उस बात का असर भी हुआ है और रहमान मेरी बात समझ गया है कि मैं क्या कहना चाहता था। साल 2015 में ये एक बार फिर सुर्खियों में आए जब इनके असिस्टेंट ने इन पर आरोप लगाया कि इस्माइल दरबार ने उनका पैसा नहीं दिया और मारपिटाई की। प्रशमित चौधरी, जो कि इनके म्यूजिक डायरेक्शन वाली फिल्म पर काम कर रहे थे, इन्होंने मीडिया को बताया कि 38,000 रुपए उन्हें इस्माइल से लेने थे। वो बीमार और अपने गाँव में थे, तभी उन्हें पैसों की जरूरत हुई, लेकिन तब भी इस्माइल दरबार ने उन्हें पैसे नहीं दिए और बाद में ठीक होने पर जब अपने पैसे लेने वो इनके ऑफिस पहुंचे तो इस्माइल ने इन्हें अपने ऑफिस में करीब 9 घंटे वेट कराया और कहा कि कल पैसे दे देंगे। अगले दिन इस्माइल के बेटे जैद उनके अपार्टमेंट के बाहर जाकर प्रशमित को फोन करके बेसमेंट में आने के लिए कहते हैं और जब ये बेसमेंट में पहुंचकर जैद से मिले तो उन्होंने प्रशमित को कहा कि पैसे कार में हैं, चलो देता हूं। प्रशमित जैद के साथ कार तक गए, तभी कार से इस्माइल दरबार हॉकी स्टिक लेकर बाहर निकले और इन्हें मारने लगे और दोनों बाप बेटे इन्हें मार मार कर बुरी तरह से लहूलुहान करते रहे। इसी हालत में प्रशमित मीडिया के सामने गए और बयान दिया। साथ ही पुलिस स्टेशन जाकर इस्माइल दरबार और इनके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल दरबार के हाथ से प्रोजेक्ट निकल चुके थे और आए दिन वो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन रहे थे। काम ऑलमोस्ट उनके पास था नहीं, क्योंकि जिन संजय लीला भंसाली ने इन्हें चांस दिया था वो अपने आप ही म्यूजिक बना रहे थे और इस्माइल दरबार को अपनी आने वाली फिल्मों में काम नहीं दे रहे थे। तो आखिरकार इस्माइल दरबार को घुटने टेकने पड़े और मीडिया में आकर कहना पड़ा कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली अपने आने वाले प्रोजेक्ट में इनके साथ काम करेंगे। अगर बात करें इनकी आखिरी फिल्म की तो साल 2018 में इनकी आखिरी फिल्म ये कैसा तिकड़म आई थी। इसके बाद इन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये हमें फिर से हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसे कर्णप्रिय संगीत से रूबरू कराएंगे।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को क्यों स्थापित नहीं कर पाए और हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी फिल्मों जैसा म्यूजिक आगे क्यों नहीं बना पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।